हेलो बच्चों, मैं अविनाश सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन लेकर के आ रहा हूं। और हम लोग टॉपिक वाइज करके एक एक टॉपिक करके इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इस पाठ में पढ़ना है कि प्रकाश के अपवर्तन होते क्या है। उसके बाद अपवर्तन का नियम क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, और अपवर्तनों से संबंधित जो घटना होता है वो क्या होता है, यानी अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घटती है। तो सबसे पहले दिया गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब पढ़ना है अपवर्तनांक क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है और लेंस क्या होता है। इन्हीं 8 टॉपिक को इस पाठ में हमको कवर करना है और पढ़ना भी है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बताया गया कि अपवर्तन कभी भी होगा तब पारदर्शी माध्यम से होगा। कभी भी कैसे माध्यम से होता है, पारदर्शी माध्यम से। तो बताया गया है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम में जैसे हवा हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ये तीनों माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है, ठीक। और जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपना जो पथ है, अपना जो रास्ता है वो परिवर्तन कर लेता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ को बदल लेता है। यही क्रिया जो है अपवर्तन कहलाती है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बताया गया है कि विरल और सघन का कुछ बात बताया गया है कि जैसे प्रकाश मान लीजिए कि हवा है और हवा के बाद जल में जा रहा है, तो हवा और जल में विरल और सघन कौन होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है उस माध्यम को विरल कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन कहते हैं। तो यहाँ पे हवा और कांच में बताया गया है कि हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हवा जो है विरल हुआ, और कांच में प्रकाश की चाल होती है हवा के अपेक्षा कम होती है, इसीलिए कांच जो है सघन हुआ। और यहाँ पे जल और कांच में बताया गया तो जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिक होता है कांच के अपेक्षा, इसलिए कांच के अपेक्षा जो विरल है वो जल कहलाएगा और कांच जो है सघन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि जल और हवा, तो जल और हवा में विरल और सघन कौन है। यहाँ पे हवा में वो विरल है, कारण क्या है कि हवा में प्रकाश की चाल होती है अधिक होती है और जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। जल प्रकाश की चाल कम होता है, इसीलिए जल को सघन करते हैं, और हवा प्रकाश की चाल अधिक होता है इसीलिए विरल। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब बताया गया है कि अपवर्तन क्या होता है। तो दिया गया है कि जिस माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, ठीक। उसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो उसकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए सघन से प्रकाश जो है विरल में गया, तो सघन में प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है और विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अभिलंब जो होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो हमारा अभिलंब दिख रहा है, जब ये प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से इसमें जाएगा तो अपवर्तन के बाद यह अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। कब, जब सघन माध्यम से प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तब। लेकिन यही प्रकाश की चाल अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की दूर आ जाएगा, अभिलंब के निकट आ जाएगा। ठीक ना। सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक 2, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो बताया गया कि अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत ही छोटा परिभाषा दिया गया है। ठीक ना। बताया गया है कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और कभी भी आपसे अगर कोई फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताइए अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसका परिभाषा भी होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बताया गया कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम बताएं कि अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तब जानते हैं कि शून्य यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल है 2 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो यहाँ पे कट गया, बच गया 3/2 और ये कटेगा तो 1.5 इसका आंसर आएगा। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना होता है सब हम लोग निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद भी रखना जरूरी होता है। जैसे में जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है 2.42। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है वो भी 2.42 होता है। अब कहा गया है टॉपिक 3, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। तो बताया गया है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसमें आगे चलते हैं। अभी बताया गया कि जल तथा हीरे का अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है जल का अपवर्तनांक बटा में हीरे का अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा रहेगा, दो माध्यमों के बीच पूछा रहेगा, एक को ऊपर लिखेंगे एक को नीचे। जैसे जल और हीरे का अपेक्षिक अपवर्तनांक पूछा गया है तो जल का अपवर्तनांक लिख देंगे बटा में हीरा का। वही जल और कांच, हवा और कांच का पूछेगा तो ऊपर हवा का अपवर्तनांक बटा में नीचे कांच का अपवर्तनांक। ठीक, ये हो गया। अब दिया गया है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन बताया गया है कि आपतित और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक ना। कोई भी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है
उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसके बाद बताया गया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते थे, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। और पहला नियम जो है आपतित किरण और अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। उसके बाद अब बताया गया है दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया यानी साइन आर और परावर्तन कोण की जया साइन आर। आपतन कोण की जया साइन आई और परावर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात नियत रहता है, अर्थात म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई या बटा में साइन आर। इसी को स्नेल के नियम से के नाम से जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम बराबर क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर। अब चलते हम लोग आगे। अब बताया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, प्रकाश के कारण अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहले बताया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, जो तारा टिमटिमाते हैं किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी रखता है, ठीक ना। और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तब पूछा जाएगा कि बताइए कि तारों का टिमटिमाना किन घटनाओं का कारण है, ठीक ना, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। अब उसके बाद सिक्कों का जल में उभरा हुआ प्रतीत होना। अगर कोई सिक्का को अगर आप जल में डालते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद बोला गया है जल में पेंसिल या छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। जब आप एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में लीजिए कांच का कोई गिलास ले लीजिए और कांच के गिलास में पानी भर दीजिए और एक पेंसिल ऊपर से डालिए, और जब आप बाहर से देखेंगे तो वो पेंसिल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। अब बोला गया कि जल में मछली का वास्तविक स्थान से आगे दिखाई पड़ना। जल में जो मछली होती है हल्का सा पीछे ही रहेगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब हल्का सा आगे बनेगा। जब आप वहां पे मछली पकड़ने के लिए जाएंगे तो वहां मछली है ये नहीं है, ठीक ना। तो वही बताया गया कि जल में मछली का वास्तविक जो स्थान से आगे दिखाई पड़ना, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। अब है प्रिज्म क्या होता है, ठीक ना। 7वां टॉपिक है प्रिज्म। बताया गया है कि प्रिज्म जो होता है वह श्वेत प्रकाश से बना होता है। प्रिज्म जो होता है प्रिज्म जो होता है कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें श्वेत प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी श्वेत रंग जो होता है, श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसका नाम है लाल। लाल के बाद नीला, पीला, काला, हरा, बैगनी, जामुनी, ठीक ना, वह नारंगी। 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक। और परिभाषा बताया गया, इसको ट्रिक के नाम से याद किया जाता है बेजानी हपिनाला। बे का मतलब होता है बैगनी, और जा का मतलब होता है जामुनी, और नी का मतलब होता है नीला, ह का मतलब होता है हरा, और पी का मतलब होता है पीला, ना का मतलब नारंगी, और ला का मतलब लाल, ठीक ना। और परिभाषा बताया गया है कि किसी कोण पर झुके हुए 2 समतलों के पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं, और यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। प्रिज्म जो होता है वह श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है, तो 7। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कि प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है, तो 7 रंगों में करता है, ठीक ना। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं
अब यही से हम लोग अब क्लास को समाप्त करते हैं जैसे कि बताया गया है। अब कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना, जैसे जिसे आंकिक प्रश्न आप लोग कहते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक फॉर्मूला होता है, लेंस सूत्र जो होता है 1/b - 1/u = 1/x होता है। ठीक, इसके बाद खत्म। तब तक आज के लिए जय हिंद। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। आप लोग इसको देखिए, समझिए, और जहां आप लोग को समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय।